कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है मैथ्स की इस क्लास में। इस वीडियो में हम 9th क्लास की नई एनसीईआरटी मैथ्स गणित मंजरी में से सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें एक्सरसाइज 2.1 हम सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें 4 पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसकी डिग्री हमें पता करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म दी हुई है, जिसमें यहाँ पर 2x², यहाँ पर -5x और यहाँ पर है +3। हम देख सकते हैं कि ये 2 टर्म है, उसमें x वेरिएबल है और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ। तो जो टर्म में x लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर नोट करनी होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर है 2, जो कि हाईएस्ट पावर है। तो हम 2 को इस पॉलिनोमियल की डिग्री मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। सेकंड वन, यहाँ पर y³ + 2y - 1 लिखा हुआ। यहाँ पर भी हम 3 टर्म देख सकते हैं, जिसमें 2 टर्म में y है और एक कांस्टेंट है। यहाँ पर y की जो पावर है वो 1 होगी और यहाँ पर y की पावर 3 है, जो कि हाईएस्ट पावर है। तो 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। थर्ड वन, यहाँ पर -9 है, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर कोई वेरिएबल हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसे हम आसान बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे -9 × 1। ऐसा करने से -9 की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं। दोस्तों, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लाने में या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो टर्म या फिर जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू चेंज किए बगैर आप उसमें कुछ लिखते हैं तो वो चलेगा, वो उसका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया है 1। पर अगर मैं x की 0 पावर लिखता हूं तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो हम 1 लिखें या x की 0 पावर, दोनों एक ही बात होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो 1 था उससे निकाल कर मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे x की 0 पावर। तो ये टर्म हो जाएगी -9x⁻⁴। यहाँ पर लिखेंगे -9x⁻⁴। अब हमारे पास x की पावर है, x वाली टर्म आ गई है, तो इसमें हम इसकी डिग्री जान सकते हैं। कैसे? तो कि x की जो पावर है वो 0 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो भी होती है 0। लास्ट वन, फोर्थ वन, यहाँ पर है 4z - 3। z में जो पावर है वो है 1। इसके अलावा हमारे पास z वाली कोई टर्म नहीं, तो इसे ही हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री मानेंगे, यानी कि 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है,
राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें 3 ऐसे पोलिनोमियल लिखने हैं जिसमें उन सब की डिग्री, एक की डिग्री होनी चाहिए 1, दूसरे पोलिनोमियल की 2 होनी चाहिए और तीसरे पोलिनोमियल की डिग्री 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पता करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, डिग्री हमें बताई हुई है कि एक पोलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, दूसरे की 2 होनी चाहिए और तीसरे की 3 होनी चाहिए। यहाँ पर आंसर आएगा जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो उसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिर्फ x की पावर 1 होगी जो कि इस पोलिनोमियल की डिग्री है, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 5x, फिर भी इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही रहेगी, तो ये भी एक आंसर बनेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं 5x माइनस 10, तो इस पोलिनोमियल में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अभी भी 1 ही है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा आप और कोई पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक उसी तरह सेकंड में यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल y स्क्वायर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री वाला ये एक पोलिनोमियल हो गया। पर अगर आप लिखना चाहते हैं 3y स्क्वायर, तभी भी इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 ही है। अगर आप इसमें लिखेंगे माइनस 5y, अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, पर हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2 ही है, तो ये पोलिनोमियल की डिग्री भी हो गई 2। अगर आप इसमें ऐड करेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। अभी भी इस पोलिनोमियल में y की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक उसी तरह आप और कई भी पोलिनोमियल लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे कि पोलिनोमियल अगर यहाँ पर y है तो दूसरा जो वेरिएबल यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y ही वेरिएबल होना चाहिए। हम दूसरा वेरिएबल नहीं लिख सकते, एक ही पोलिनोमियल में x और y दोनों नहीं लिख सकते, इस चीज का हम ख्याल रखेंगे। ठीक उसी तरह लास्ट वन में हमें पूछा गया है कि जिसकी डिग्री 3 हो, वैसा एक पोलिनोमियल हमें यहाँ पर लिखना है। बहुत आसान है, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए क्यूब, तो ये हो गया हमारा आंसर। पर आप अगर उसमें लिखना चाहते हैं 7a क्यूब, तो ये भी एक आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं -2a स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स ए है, पर फिर भी ए की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो ये भी हो गया एक आंसर। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे -a, तो हमारे पास 3 टाइम्स ए है, पर सभी में हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो अभी भी इसकी डिग्री 3 ही है और ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर आप लिखेंगे +5, अभी भी इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो ये भी आंसर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर भी इसके अलावा और कहीं ऐसे पोलिनोमियल लिख सकते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो और उसे आंसर कंसीडर किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, what are the coefficients of x square and x cube in the polynomial x raised to 4 minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7। तो उसे हम देखेंगे।
पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट्स पता करने हैं x² और x³ के। कोएफिशिएंट किसे कहेंगे सबसे पहले वो जान लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं x⁴, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे। यहाँ पर हमारे पास है -3x³, तो x³ के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो -3 है। यहाँ पर है x² के इंटू में प्रोडक्ट में 6 है। यहाँ पर है x, तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है -2, और ये एक कांस्टेंट है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है उसी को कोएफिशिएंट कहा जाएगा। हमें पूछा गया है कि दिए हुए पॉलिनोमियल में x² और x³ का कोएफिशिएंट हमें पता करना होगा। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे x³ वाली जो टर्म है उसे हम लिखते हैं -3x³। तो x³ का जो कोएफिशिएंट है वो बन जाएगा -3। यहाँ पर एक चीज का हम हमेशा ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 3 नहीं, ओनली 3 नहीं है, यहाँ पर माइनस की साइन भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा -3। x² वाली टर्म हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है 6x²। तो x² का जो मल्टीप्लाई है वो 6 है, तो x² का कोएफिशिएंट बन जाएगा 6। बहुत आसान है। अगर आपको पूछा जाएगा कि x4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर अगर कुछ ना होने पर हम 1 कंसीडर करेंगे, तो x4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1। अगर आपको पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर -2 दिए हुए हैं, तो -2x का कोएफिशिएंट बन जाएगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूरा होता है। फोर्थ वन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे। फोर्थ में आपको पूछा हुआ है what is the coefficients of z in the polynomial 4z³ plus 5z² minus 11। हमें z वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें से हमें z का कोएफिशिएंट पता करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसे भी। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, और हमें क्या पता करना है, z का कोएफिशिएंट पता करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिए हुए इस पॉलिनोमियल में हमारे पास सिर्फ z वाली कोई टर्म है ही नहीं। हमारे पास जो टर्म्स है वो है z³ वाली और z² वाली। z की 1 पावर वाली हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4z³ प्लस 5z², यहाँ पर लिखेंगे -11। थोड़ा सा अगर आपको इसके अलावा कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए और पूछा जाए, उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। हमारे पास z³ है, z² है, हमारे पास सिर्फ z नहीं, तो हम यहाँ पर z लिख देंगे जिसकी पावर होगी 1। पर ऐसा करने से हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर हम दिए हुए पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते और नहीं चेंज करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। z के मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 0,
तो क्या हो जाएगा, जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर हो गया प्लस जीरो। तो इसे ऐसे समझिए कि हमने दिए हुए पॉलिनोमियल में कुछ किया ही नहीं। जीरो अगर आप ऐड करेंगे या उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब हमारे पास z वाली टर्म भी है और z के मल्टीप्लाई में है जीरो, तो z का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा जीरो। बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं एक्स क्यूब प्लस 5, और अगर आपको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लास्ट में 5। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक्स क्यूब और 5 हमें पॉलिनोमियल में दिए हुए थे, और यहाँ पर हमने एक्स्ट्राज लिखे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स। इससे क्या होगा, तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो हमें नहीं करना। इसलिए हम इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे जीरो, इसके मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो ऐसा मानो कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हुई नहीं। यहाँ पर भी x के मल्टीप्लाई में है जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो दिए हुए पॉलिनोमियल में हमने कोई चेंज किया ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा जीरो, x का जो कोएफिशिएंट है वो भी हो जाएगा जीरो। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। फिफ्थ वन हमारे पास है। आपको पूछा हुआ है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें से हमें कांस्टेंट पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही शायद हमने कांस्टेंट किसे कहते हैं वो स्टडी किया हुआ फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज सेट का, तो उसे यहाँ पर फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फिफ्थ वन पॉलिनोमियल है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल है x, और x क्यूब वाली टर्म भी है, स्क्वायर वाली टर्म भी है और x वाली टर्म भी है। पर हमारे पास एक टर्म और ऐसी है जिसमें कोई भी वेरिएबल दिया हुआ नहीं। x की वैल्यू चेंज होने के साथ इस टर्म की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, इसकी भी वैल्यू चेंज हो सकती है, और इस वैल्यू टर्म की भी वैल्यू चेंज हो सकती है। पर x की किसी भी वैल्यू के लिए इस टर्म की वैल्यू कोई भी तरह से चेंज नहीं होगी, जिसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है -10, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। यहाँ पर सब स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि सिर्फ लिखेंगे 10, माइनस साइन दिखती ही नहीं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर यहाँ पर माइनस है तो उस टर्म को हम माइनस के साथ जरूर लिखेंगे। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर पूरी होती है। लास्ट में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आपको कहा है रिकॉल दैट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। इसके आगे लीनियर पॉलिनोमियल्स में कौन सी बातें हमें जाननी है वो एक्सरसाइज सेट 2.2 और उसके आगे बताया हुआ है। एक चीज यहाँ पर जो हमें समझाई है वो ये है कि हमने जितने भी पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखे उन सब में जिसकी डिग्री 1 थी, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो थी वो 1 थी, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल था। फिर एक बात,
इस एक्सरसाइज में हमने जितने भी पोलिनोमियल्स के साथ काम किया हुआ है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 थी तो वो पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल था। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर पूरी होती है। मैं समझता हूँ कि मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज सेट 2.2 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय।